हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो केमिस्ट्री का ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पेपर आता है उसको सोल्व करेंगे। ये हमारे पास सिर्फ 70 मार्क्स का ही होता है, 3 आवर जिसमें टाइम मिलता है। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। हमने इस पूरे क्वेश्चन पेपर का एक शॉर्ट वीडियो जो सिर्फ क्वेश्चन पेपर का है वो डाला हुआ है अपने चैनल के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के दे रखे हैं। हम यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे, जो हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है एमसीक्यूज के अंदर, 1 मार्क्स के होंगे सारे। यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.005 इज। हमें यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, इसमें पूछा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करने वाले रूल्स में देख रखा है, कोई भी नॉन जीरो नंबर्स के बीच में यदि जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि जो हमारे पास इसमें दे रखा है 2.005, तो ये हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 और 4। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है। तो अब सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखते हैं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। अब 7 एटॉमिक नंबर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या बनता है 2 6 2 और 5। ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। और जब रूल के अकॉर्डिंग हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p3, यानी कि जो फर्स्ट s ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड s ऑर्बिटल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो थर्ड p ऑर्बिटल है हमारे पास, p ऑर्बिटल में 3 ही होते हैं और यहाँ पे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सभी में एक एक भरेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें पूछा था कि नाइट्रोजन के अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड जिनकी पेयरिंग नहीं हुई, यानी कि जिनके पेयर नहीं बना। इन दोनों के तो पेयर बन गए और ये 3 रह गए जिनके पेयर नहीं बने। तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। और यदि इसमें ये पूछे कि नाइट्रोजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो कितने हो जाएंगे, जो उसका ये 7। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये कुछ हमें एटॉमिक नंबर्स दे रखे हैं। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 17 35 53 और 85। हमें एटॉमिक नंबर दे रखा है 9 17 35 53 और 85। ये 5 एलिमेंट दे रखे हैं और पूछा है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो 9 पे आता है हमारे पास फ्लोरीन, 17 पे आता है क्लोरीन, 35 पे आता है ब्रोमीन और 53 पे आयोडीन और उसके बाद एस्टेटाइल। तो ये हमारे पास इसने दे रखी है हेलोजन फैमिली। ये हमारे पास क्या दे रखे हैं हेलोजन्स। और हेलोजन्स कौन से आते हैं हमारे पास नोबल गैस फैमिली, जो हमारे पास इनर्ट गैसेज होते हैं उनके पास, उससे जस्ट पहले, यानी कि कौन से ग्रुप में आते हैं 17th ग्रुप में। कौन से ग्रुप में आते हैं ये 17, और उनका नाम क्या है हेलोजन्स, यहाँ पे नाम दे रखे थे। तो ये जो एटॉमिक नंबर है कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं हेलोजन फैमिली से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दे रखा है विच कंपाउंड डू नॉट शो जीरो डाइपोल मोमेंट। हमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें कह रहा है कि कौन से कंपाउंड जीरो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट इसका 0 होता है। BF3 सिमेट्रिकल है, BF3 क्या सिमेट्रिकल है, इसका भी 0 होगा। H2O ये इसमें नहीं आएगा। और हमारे पास CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी सिमेट्रिकल है, इसमें भी 0 आएगा। वाटर के अंदर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, इसमें इसकी वैल्यू होती है 8.14 डायोप्टर, ये इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है।
तो इसमें ये पूछा है कि कौन से का नॉन जीरो है। कंपाउंड डू नॉट शो जीरो, जीरो किसका नहीं है, तो जीरो यहाँ पे वाटर का नहीं है, यानी कि H2O। इसके अंदर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सिमेट्री वो हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2O। H2O का मोलर मास ग्राम पर मोल के अंदर। H2O, अब हमें पता है इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन H2O के अंदर, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, प्लस में एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 18, 2 प्लस 16 18। तो हमारे पास वाटर का मोलिकुलर मास या मोलर मास कितना होता है, वाटर का 18 होता है वाटर का मोलर मास। बहुत से इजी क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछता हरियाणा बोर्ड। अब इसमें ये देखो, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम द रिएक्शन इज, ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है कि जब हम वाटर के अंदर क्विकलाइम ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन कैसा होगा, यानी जो कड़ी होती है हम बाजार से लेके आते हैं चूना पत्थर, उसको जब पानी में डालेंगे तो वो अपने आप उबलने लग जाता है, उसमें बहुत तेजी से गर्मी निकलती है। तो जब जिसमें ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें क्या होती है हीट बाहर निकलती है। अब ये रिएक्शन भी देख लेते हैं। क्विकलाइम हमारे पास, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको ऐड किस में कर रहे हैं, वाटर के अंदर, तो यहाँ पे बनेगा क्या, सिलेक्टेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन था, तो इसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट रिलीज होगी यानी एग्जिट हो रही है, एग्जिट किससे बना है, एग्जिट से, जिसमें हीट क्या हो, एग्जिट बाहर निकले, उनको बोलेंगे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है पोटेशियम क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर बताना है क्लोरीन का इस कंपाउंड में। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें कंपाउंड दे रखा है KClO3, जिसका भी हमें कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे क्लोरीन का कैलकुलेट करना है, तो जिसका कैलकुलेट करना है उसको हम x मान लेंगे। पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है +1, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 रख देंगे। ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, पोटेशियम के ऊपर प्लस, क्लोरीन का जिसका कैलकुलेट करना उसको x मान देंगे, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा -6, और यहाँ पे क्या है प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा इसमें से 5, और ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है 5, प्लस का 5 है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में कितना है +5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मोलिकुलर मास ऑफ ए वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय, हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है किसी वोलेटाइल सब्सटेंस का, तो कौन से मेथड से यूज होता है। अब इसमें 4 मेथड लिखे हुए हैं, तो पहले हम चारों मेथड के बारे में बताएंगे कि चारों मेथड किस किस में यूज होते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक बार चारों मेथड यूज किस में हो रहे हैं इसी में। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो फर्स्ट में दे रखा है जल्डल मेथड, DAHS जल्डल मेथड। ये जो मेथड है हमारे पास किस में यूज होता है, इन द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, इसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट को, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में एस्टिमेशन, एस्टिमेट करना होता है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के अमाउंट को एस्टिमेट करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है जल्डर मेथड। सेकंड है डुमास मेथड, ये दोनों मेथड सेम ही होते हैं। अब ये मेथड ओल्ड है, ये नया मेथड है, बस इसमें यही डिफरेंस है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, हम वैसे बता रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन वाला है सेकंड ऑप्शन डुमास मेथड, ये भी इसी काम में यूज होता है, नाइट्रोजन की अमाउंट को एस्टिमेट करने में, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन
क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इन केमिकल कंपाउंड। कोई केमिकल कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन कितना है उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करने में हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। दोनों मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, एक नया मेथड है एक पुराना मेथड है, एक को करने में कम टाइम लगता है दूसरे को ज्यादा लगता है। अब थर्ड मेथड जो इसमें दे रखा है, थर्ड मेथड क्या दे रखा है, विक्टर मियर मेथड। विक्टर मियर मेथड यही है मोलिकुलर मास ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस को कैलकुलेट करने में। कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं जिनके इजीली वेपर बन जाते हैं, ठीक है। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं जिनके वेपर आसानी से बन जाते हैं या फिर जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, थोड़ी सी हीट मिलते ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस। और उनका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम विक्टर मियर मेथड का यूज करते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे सी है। अब डी भी देख लेते हैं कि जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है फोर्थ ऑप्शन, लिबिग मेथड। लिबिग मेथड ये किस में यूज होता है, तो यहाँ पे देखो लिबिग मेथड जो है हमारे पास, लिबिग मेथड कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट को एस्टिमेट करने में यूज आता है। इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट को एस्टिमेट करने में हम लिबिग मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ये मेथड देखें कि ये किस में यूज आ रहे हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इसमें ये कह रहा है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताओ। तो चलो देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। हम इसके जो भी लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक के उन सभी का वो लिख लेते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए क्या होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है उसके अंदर डेल्टा ई प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे ई की जगह पे इंटरनल एनर्जी यानी कि यू भी लिखते हैं, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये दोनों सेम ही है। ई से भी लिख सकते हैं यू से भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड लॉ की भी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है डेल्टा एस सराउंडिंग, ये एंट्रोपी के लिए यूज है, सराउंडिंग इक्वल टू में डेल्टा एच सिस्टम अपॉन में टी, ये सेकंड लॉ के लिए होती है। और ऐसे ही हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए भी होती है। इसमें तो फर्स्ट लॉ पूछा है, क्या पता है एग्जाम में सेकंड लॉ पूछे या फिर थर्ड लॉ। तो उसमें भी एंट्रोपी केस में ही होता है, उसमें लिमिट ली जाती है इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल T1 से T2 डेल्टा Q अपॉन में T, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये हमारे पास टेम्परेचर है, तो ये हमारे पास थर्ड लॉ के लिए हो गया, ये सेकंड लॉ के लिए स्टेटमेंट हो गया, और ये फर्स्ट लॉ के लिए। अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट लॉ के लिए पूछा है डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, आगे दे रखा है यू क्यू इंटू में नहीं आएगा ना माइनस में आएगा, और ये प्लस में आएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए फर्स्ट डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन। बेंजीन हमारे पास क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। और यदि हम इसके स्ट्रक्चर का बात करें तो ये हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं अलग अलग, बेंजीन को इन अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे एक डिटेल्ड ओपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, साइकिल स्ट्रक्चर है ये, ओपन तो नहीं बनाई, लेकिन हम इसको पूरा ओपन करके ताकि एक एक बॉन्ड को हम बता सके। एक बॉन्ड को छोड़ के यानी कंजुगेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, और इन सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी होता है। तो ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें ये पूछा है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड, और पाई जो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है वो किसका होता है, पाई बॉन्ड होता है। अब जैसे कि पहले सारे सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमारे पास सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे, 12। अब पाई बॉन्ड जो एक फालतू डबल बॉन्ड बना है वो कहाँ पे है, 1 2 और 3। डबल बॉन्ड कितना है यहाँ पे, 3। तो पाई
पाई बॉन्ड हमारे कितने हो गए 3। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास डबल बॉन्ड बनते हैं उसमें एक बॉन्ड तो होता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है पाई। और यदि कहीं पे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं तो उसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा और दो बॉन्ड होते हैं पाई। तो ये जैसे ट्रिपल बॉन्ड में पूछेंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं तो वहां पे पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 2। और अकेला बॉन्ड पहला बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड देखे हैं। इसमें कितने हो जाएंगे, सिग्मा है 12 और पाई है 3। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर कर लेंगे 12 सिग्मा और 3 पाई। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ये अकेला ऑप्शन है जो सही है, ऑप्शन ए। 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड, 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑर्बिटल इज डम्बल शेप। अब यहाँ पे ऑर्बिटल्स का शेप पूछ रहा है कि कौन से ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल शेप। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, हमने ऑर्बिटल्स के शेप बता रखे हैं। जैसे कि आपका एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया, एफ ऑर्बिटल हो गया। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है डम्बल शेप। ठीक है, और डी ऑर्बिटल होता है डबल डम्बल, डबल डम्बल। और एफ हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। कॉम्प्लेक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल है। वैसे नॉर्मली हम इसको देख के समझ नहीं पाते हैं, 3D में देखेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन हम फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि स्ट्रक्चर है कैसा। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर को क्या लिखते हैं, हमेशा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से लिखते हैं। तो यहाँ पे डबल डम्बल शेप पूछा था कौन से ऑर्बिटल का है, तो डम्बल शेप हमारे पास पी ऑर्बिटल का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे CH3CHO का आयुपैक नेम बताना है। आयुपैक नेम किसका बताना है, CH3CHO। आयुपैक नेम करने के लिए हमें क्या इनके कार्बन काउंट करने हैं, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ। हमें आयुपैक सिस्टम में इन्हीं के अकॉर्डिंग नाम करने होते हैं, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। अब 2 कार्बन है कंपाउंड के अंदर और अकेले ऑप्शन के अंदर इथ दे रखा है, इसमें मिथ मिथ तो है ही नहीं क्वेश्चन में, 2 कार्बन है ये। तो बाकी के ऑप्शन भी हमारे गलत हो गए, ऑप्शन सिर्फ एक बचा है। और CHO इथेनॉल यानी कि AL को ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या लग जाएगा पीछे, AL। सिंगल बॉन्ड थे दोनों के बीच में तो AN लगेगा, और उसके बाद में इसके लिए फंक्शनल ग्रुप का क्या लग जाएगा, AL, इथेनल। आयुपैक नेम पूछा था यहाँ पे, इसलिए इथेनल आएगा। और यदि इसी का क्या पूछे कॉमन नेम, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, इसी का क्या है ये कॉमन नेम, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO का कॉमन नेम। और आयुपैक नेम इसका क्या है, इथेनॉल। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर द करेक्ट वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो कांस्टेंट। सबसे ज्यादा यूज होता है अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर यानी अवोगाड्रो कांस्टेंट का करेक्ट वैल्यू हमें उसका याद रखना है हमेशा, उसकी पावर कितनी होती है 23। इसमें क्या क्या दे रखा है 22, 25, 26, नहीं, कितना होता है करेक्ट वैल्यू के अंदर 23। तो ये हमारा अवोगाड्रो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो सीधा हम इसका आंसर लिख देंगे। आगे देखो पोटास एलम, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन पोटास एलम। पोटास एलम जो फिटकरी भी बोलते हैं, उसके अंदर कह रहा है कि कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पोटास एलम का पहले फॉर्मूला लिख के बताएं आप, नाम में इसके नाम से ही आ रहा है। पोटास से पोटासियम, एलम से एल्यूमिनियम, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। यानी हम इसका फॉर्मूला लिखें, पहले पोटास दे रखा है तो पोटेशियम सल्फेट, और साथ में एलम दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 राइस। और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 24। ये हमारे पास पोटास एलम यानी फिटकरी का फॉर्मूला हो गया, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू में 24H2O। तो यहाँ पे इसमें पूछा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं 24। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो ऑप्शन वाले कंप्लीट हो गए। अब हमें दे रखे हैं यहाँ पे एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन करते कैसे हैं, जैसे हमें कोई भी 2 स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, हमें कोई भी 2 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें सबसे पहले वो दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है।
ठीक है। अब यदि ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, यदि दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। यदि दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और यदि दोनों स्टेटमेंट्स में से एक भी गलत है, जैसा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ही ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ इनमें इतना ही होता है, हमें स्टेटमेंट पढ़ के उनको ट्रू और फॉल्स चेक करना होता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, हमें एक रिएक्शन दे दिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट into form zinc sulfate and copper. Zinc is reduced but itself get oxidized. यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दे रखा है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है। जिंक पहले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बाद में यहाँ पे क्या आ गया, +2 में आ गया। तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी कि, और अपोजिट वर्ड में यहाँ पे रिडक्टेंट, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है और है क्या है, रिडक्टेंट। तो स्टेटमेंट सही है हमारी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है, ट्रू। अब इसी के बेसिस पे, इसी में कह रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। वो रिडक्टेंट हमने यहाँ पे बताया, जिंक ने क्या कर दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो वो रिडक्टेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और ऑक्सीडेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए। 15th के लिए हम क्या यूज करेंगे, अपना आंसर हो जाएगा ए आंसर, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन भी असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट दे रखा है, ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट। ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, हमें पता है ये कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप है, तो ये एलिमेंट में ही आएगा। एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। यहाँ पे एलिमेंट की डेफिनेशन दे दिया, यहाँ पे कह रहा है ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या होते हैं, जिनमें सारे के सारे एटम एक जैसे हो। दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरी स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट। जैसे ही मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा किसका, एल्केन्स का, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट है ये, बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ता जाता है जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट बढ़ेगा। आगे कह रहा है ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उनका वंडरवाल फोर्स इंक्रीज हो जाता है मोलिकुलर वेट बढ़ने से। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट रीजन दे रखा है। जब दोनों रीजन, ये असर्शन और रीजन करेक्ट और सेकंड वाला फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। अब जो रेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होते हैं, और ऑल आइसोमरिक पैराफिन्स हैव सेम पेरेंट नेम। अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है ये तो सही है, क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि ऑल आइसोमरिक पैराफिन्स हैव सेम नेम, सेम पेरेंट नेम। पेरेंट नेम सेम नहीं होता, क्योंकि ब्रांच में, और वैसे नॉर्मल चेन, स्टेट चेन बनेगी और ब्रांच चेन बनेगी तो उनके नाम अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ पे सी। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो ये हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 1 नंबर के 18 क्वेश्चन। इस पार्ट के अंदर हमने इसके 18 क्वेश्चन सोल्व किए हैं।